नमस्ते। स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह से 10 बार पापा को नहाने के लिए कह चुकी हूं, मगर मेरे कहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी मैंने किचन से काम निपटाकर देखा, वे मोबाइल हाथ में लिए चेस खेल रहे हैं। देखकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या पापा, 11 बज गए हैं और अभी तक आपका मन मोबाइल से नहीं भरा? नहाते क्यों नहीं? फिर खाना खाने का वक्त हो जाएगा। कुछ तेज आवाज में मैंने पापा को डांट सी लगाई। हाँ भाई, जा रहा हूं। गेम से एग्जिट तो करने दो। हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। काम निपटा लिया है तो 2 मिनट चैन की सांस भी ले लो। आराम से बैठो, बातें करो। घड़ी तो रोज ही 11 बजाती है, इसमें क्या खास है बताने को? सच कहते हैं बच्चे, तुम बात बात पर चिड़चिड़ाती हो। उम्र हो चली है तुम्हारी। यूं बात पे बात गुस्सा करोगी तो बीपी बढ़ जाएगा। मेरी बात को हवा में उड़ाते हुए पापा ने मुझे ही 4 बातें पकड़ा दी। उफ़, क्या करूं? कैसे पार पाऊं इनसे? मन ही मन बड़बड़ाती हुई मैंने माथा पकड़ लिया। मम्मी को गए 2 साल बीत चुके थे। 64 सालों बाद जब जीवन संगिनी बिछड़ी, तभी शायद वे इस रिश्ते की गहराई समझ पाए थे। मम्मी के सामने बुढ़ापे तक मस्तमौला बने रहने वाले पापा, उनकी बड़ी से बड़ी चिंता को भी हंसकर उड़ा देने वाले पापा अब ज्यादातर खामोश रहने लगे थे। पहले तो वे कभी किसी बात की टेंशन ही नहीं लेते थे। इन सब कामों के लिए ही मम्मी थीं। पापा का काम तो सिर्फ अपनी कमाई को मम्मी के हाथ में रखना भर था। उसके बाद वे पलटकर यह भी नहीं पूछते थे कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया, महीने के आखिरी में कुछ बचा या नहीं, अगर नहीं तो कैसे काम चल रहा है। उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब न था। ये सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए उनकी श्रीमती जी यानी हमारी मम्मी जो थीं। अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले पापा ऑफिस के बाद शाम को रैकेट हाथ में घुमाते हुए फैक्ट्री के क्लब जा पहुंचते थे। वहां से लौटते तो 2-4 दोस्त साथ में होते। अब जमती देर रात तक चेस की बाजियां और बीच बीच में आती आवाज, बिटिया इंदु, जरा चाय बना लाओ। अब उस जमाने में बिस्कुट और नमकीन तो कभी कभार की बात होती, लिहाजा घर में बना नाश्ता या तरह तरह के पकौड़ों का दौर चाय के संग चालू रहता। मम्मी कभी कभार चिढ़ भी जाती, पूछते भी नहीं है कि घर में चाय पत्ती बेसन है या नहीं, बस बैठे बैठे फरमान जारी कर दिया, बिटिया चाय दे जाना। उनकी इस शिकायत पर वे जोर से हंस पड़ते। भाई, हम तो अपनी सारी तनख्वाह अपनी होम मिनिस्टर के हाथों में सौंप देते हैं। अब क्या सामान है क्या नहीं, इसकी चिंता हम क्यों पालें? उनके ऐसे जुमलों पर मम्मी देर तक बड़बड़ाती रहती। पापा की बेखबरी का आलम यह था कि कई बार तो उन्हें हम बच्चों की क्लास तक पता नहीं होती थी। किसी मेहमान के पूछने पर वे हमें आवाज लगाते और अपनी क्लास बताने को कहते। इधर पापा से बिल्कुल उलट मम्मी की दुनिया सिर्फ अपने घर और बच्चों तक ही सीमित थी। उन्हें अपने अलावा सभी की फिक्र थी। सांवले सलोने मुखड़े और आकर्षक नैननक्श की स्वामिनी हमारी मम्मी बेहद सरल, सुघड़, मेहनती और मितभाषी थीं। मम्मी की तस्वीर जहन में आते ही आंखें सजल हो उठीं। मेरी जननी, प्रथम गुरु, मार्गदर्शक, राजदार, सखी सेली और भी न जाने वे क्या क्या थीं। जब तक वे रहीं, कभी कभार घर गृहस्थी के फेर में यादों व नजरों से ओझल हो भी जाया करती थीं, लेकिन जब से वे गईं, एक भी पल मैंने उन्हें अपने से अलग नहीं पाया। माँ का रिश्ता शायद होता ही ऐसा है कि जब तक हमारे पास होता है हम उसकी महत्ता से अनजान रहते हैं, लेकिन उसके खो जाने के बाद पल पल उसकी कमी का गम हमें सालता है। क्या हुआ बेटा? पापा की आवाज ने मेरी तंद्रा भंग की। नहा धोकर वे मेरे सामने खड़े थे। कुछ नहीं पापा। अपने आंसुओं को जब्त करती मैं उठ खड़ी हुई। 85 साल के दिनों दिन वृद्ध होते पापा को मैं एक भी पल उदास नहीं देखना चाहती थी। उन्हें खाना देकर मैं अपने कमरे में चली आई। मन बहुत भारी हो रहा था तो अलमारी से पुरानी एल्बम खोलकर बैठ गई। जैसे जैसे उसे पलटती जा रही थी, अनगिनत यादों का झकीरा सा आंखों के आगे तैर रहा था। नौकर जब्बार के साथ आलू के चिप्स बनाती, मम्मी गाय का बच्चा होने के समय उसे गुड़ की दलिया बनाकर खिलाती, मम्मी अपनी सखियों संग होली के रंगों में रंगी मम्मी, मेरी शादी में हर फंक्शन में, खासकर कन्यादान के वक्त मंडप के नीचे पापा के साथ बैठी मम्मी। हर फोटो के साथ उस वक्त की यादों ने मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार ला दिया था। एल्बम के पन्ने पलटते हुए मैं हिचकियां लेकर रोने लगी। तभी पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस तरह रोते देखा तो जहां भी होंगी दुखी हो जाएंगी। जाओ, मुंह हाथ धो लो, चाय बनाकर लाया हूं, पियो और तरोताजा हो जाओ। पापा मुस्कराते हुए मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेर रहे थे।
पता नहीं, पर उन्हें देख, उनकी समझाइश पर अमल कर मैं जल्द ही सहज हो मुस्कुराने लगी। अच्छा, अब मैं जाता हूं, आराम करूंगा थोड़ा, कहते हुए पापा हॉल में सोने चले गए। सच कितने बदल गए हैं पापा। व्यवहार में भी कुछ मम्मी सी झलक आने लगी है। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि अभी फफक पड़ेंगे। इसीलिए शायद मैंने खुद को तुरंत कंट्रोल कर लिया था। अचानक ही दिमाग में मम्मी की शिकायतें घूमने लगीं। बिटिया, देखो तुम्हारे पापा मेरी जरा भी सुध नहीं लेते। कितनी बार कहा मोबाइल में भजन लगा दो, मगर नहीं, समाचार देखते रहेंगे। ये न्यूज़ चैनल वाले भी एक ही खबर 50 बार दिखाते हैं। नहीं तो बैठकर 4-6 लोग बहस के नाम पर लड़ते ही रहेंगे। अब बच्चों को तो फुर्सत है नहीं मेरे पास बैठकर बात करने की। कभी कहती हूँ, साहब तनिक बैठ जाओ मेरे संग, कुछ बातें करो, मगर नहीं, दिन भर चेस की किताब पढ़ेंगे। कोई पकड़ में आ गया तो रात 11 बजे तक खेलते रहेंगे। मगर क्या मजाल जो मेरे पास 2 मिनट भी बैठकर प्यार से बतिया लें। माँ की उम्र के साथ पापा से उनकी शिकायतों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही थी। पापा को समझाने जाओ तो वे उल्टे माँ पर ही सारा ठीकरा फोड़ देते। तुम्हारी मम्मी का कुछ नहीं किया जा सकता, धीरे बोलो तो सुन नहीं पाती, और जोर से बोल दो तो कहती हैं, चिल्ला काहे रहे हो, बहरी हूं का? अब बताओ बेटा, क्या करूं? जब भी पास बैठो पुरानी कहानियां लेकर बैठ जाएंगी और घड़े मुर्दे उखाड़ती हुई मुझसे लड़ने लगेंगी। फिर मनाते बैठो इन्हें पूरा दिन। तो अगर पापा का पक्ष लो तो मम्मी को, और मम्मी का पक्ष लो तो पापा को बुरा लग जाता। फिर मेरे पास सिवा चुप होने के कोई चारा न बचता। दरअसल पहले मम्मी के पास इन सब बातों के लिए वक्त ही नहीं रहता था। शरीर में भी भरपूर शक्ति थी, पूरा दिन काम करती थीं और रात को बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में समा जाती थीं। लेकिन बुढ़ापे में दिनों दिन अशक्त होती काया के कारण उनसे ज्यादा काम सधता नहीं था। इस पर वर्षों से घर गृहस्थी की चिंता झेल रहा उनका शरीर भी हाई बीपी, शुगर, शारीरिक सूजन आदि कई बीमारियों का शिकार हो चुका था। इधर हम बच्चे भी बड़े होकर अपनी अपनी उड़ान ले चुके थे। बस कभी कभार वार त्योहार या किसी अन्य जरूरत पर ही घर जाना हो पाता था। ऐसे में पापा के साथ अकेली रह रही मम्मी किसी से 2 बातें करने को भी तरस जाती थीं। ऊपर से उन्हें कानों से भी कम सुनाई देने लगा था, इसलिए ज्यादा टीवी वगैरह भी नहीं देख पाती थीं। शारीरिक अक्षमता के चलते बीमारी और अकेलेपन का दंश झेली मम्मी की सहन शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। लिहाजा छोटी छोटी बातों पर अक्सर ही वे चिड़चिड़ा उठतीं। हालांकि उनकी ऐसी हालत देख पापा में थोड़ा सा ही सही बदलाव तो आया था। जिंदगी भर एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठाकर न पीने वाले पापा अब घर के छोटे मोटे काम स्वयं ही निबटा लेते थे, जिनमें सुबह की चाय बनाना, कपड़े सुखाना, बिस्तर तहा कर रखना, साग सब्जी वगैरह काट देना आदि शामिल थे। फिर भी पूरा जीवन जिम्मेदारी से परे गुजारने वाले पापा मम्मी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाते थे। सो उनकी आपसी खटर पटर चलती ही रहती। बावजूद इसके उन दोनों के बीच बेशुमार प्यार था जो एक दूसरे की चिंता में झलकता दिखाई देता। जहां तबीयत में जरा सा सुधार होते ही मम्मी उनका मनपसंद खाना बनाकर उन्हें प्यार मनुहार कर खिलाती, वहीं हम लोगों का मम्मी को जरा सा भी कुछ कह देना पापा को बिल्कुल बर्दाश्त न होता। इस तरह समय के साथ उनका प्यार और भी गहरा हो चला था। ऑफ हो नाना, थोड़ा धीरे गाओ ना, मैं पढ़ाई कर रही हूं। तभी मिकी की तेज आवाज से मेरा ध्यान भटका। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे? पापा ऊंची आवाज में तान ले रहे थे। मम्मा प्लीज नाना को समझाओ ना, परसों से मेरे एग्जाम हैं। बेटी ने अब मुझे आवाज लगाई। मैं उठने ही लगी थी कि पापा की बड़बड़ाहट सुनाई दी। चैन से गाना गाना भी मुश्किल है। यह सुनकर हंसी आ गई। सच पापा के इस शौक को कैसे भूल गई मैं। इस खूबसूरत गीत ने मुझे उस प्यारी शाम की याद दिला दी जिस दिन मम्मी पापा की शादी की 64वीं सालगिरह थी। पापा ने मम्मी की आंखों में झांकते हुए यह प्यारा गीत हम सभी को सुनाया था और मम्मी ने शर्माते हुए, तेरे नैनों ने मोह लिया, मेरा छोटा सा जिया परदेसिया हाय तेरे नैनों ने, गाया था। कितनी सुंदर लग रही थीं वे उस दिन। दीदी की बेटी ने मेरी दोनों बेटियों के संग मिलकर उन्हें तैयार किया था। मम्मी ने जिद करके पापा की लाई अपनी बरसों पुरानी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। सच्चे सीपों और सितारों से खड़ी इस साड़ी की चमक आज भी जस की तस बरकरार थी। दोनों हाथों में सुंदर सी मेहंदी लगाए हल्का सा मेकअप करके यह साड़ी पहन जब वे पापा के सामने आई थीं तो वे उन्हें अपलक निहारते रह गए थे।
इतनी बीमारी के बीच भी उनका चेहरा लाज की स्वर्णिम आभा से दीपायमान हो चला था। फिर तो डीएसएलआर से तरह तरह के पोज बनवाकर बच्चों ने उन दोनों की ढेरों तस्वीरें लीं। एक दूसरे की आंखों में निहारते, मम्मी की मेहंदी देखते, एक दूसरे को माला पहनाते, केक काटते, खीर खिलाते और जाने कितनी ही प्यारी तस्वीरें उन पलों में कैद हो गईं। गाने चलाकर हम सब ने खूब डांस किया, खाना पीना हुआ और वह शाम हमारी कभी न भूल सकने वाली खूबसूरत यादों में तब्दील हो गई। पर इतनी सारी खुशियों के पल बिताने के दूसरे दिन ही मम्मी को घबराहट और बेचैनी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। करीब हफ्ते भर बाद वहां से डिस्चार्ज हुई। मम्मी फिर कभी पूरी तरह ठीक न हो सकी और उसके करीब 2 महीने बाद ही वे चल बसी थीं। उनका इस तरह चले जाना पापा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वे सूनी आंखों से अंतरिक्ष की ओर निहारा करते। उसके बाद भैया ने उन्हें अकेले न रहने दिया था और जबरदस्ती अपने साथ लिवा लाए थे। वे और भाभी उनका पूरा ध्यान रखते थे। कुछ महीनों में पापा का जीवन पटरी पर लौटने लगा था। इस बीच किसी बच्चे ने स्मार्टफोन पर उन्हें चेस खेलना सिखा दिया था। नई तकनीक से चेस खेलने में उन्हें काफी मजा आने लगा। इधर कुछ समय से वे माँ की याद में कुछ कविताएं, गजल आदि भी लिखने लगे थे। उनकी लगन देखकर भैया ने उनका काव्य संग्रह प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया था। तकरीबन 1 महीने से वे मेरे पास थे। सुबह उठकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के बाद वे थोड़ा टहलते, फिर नाश्ता वगैरह करते। दोपहर में खाना खाकर आराम करते और बीच में अपने लेखन का कार्य करते। पर अभी भी उनका चेस खेलने का मोह जस का तस था और बच्चों के साथ लड़ते वक्त तो वे पूरी तरह से बच्चे नजर आते थे। पर यह देखकर मैं बहुत खुश थी कि थोड़ा ही सही पापा अपने पुराने अंदाज में लौटने लगे हैं। यादों का कारवां बढ़ता जाता अगर मेरी नज़र तह किए हुए कपड़ों के साइड में रखे मोबाइल पर न पड़ती। देखा तो भैया के 2 मिस कॉल थे। ओहो, जाने कितनी देर से बज रहा था। बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब न हो, इसीलिए मैं उसे ज्यादातर म्यूट पर ही रखती थी। झपट कर फोन उठाया तो भैया बोले, बेटा, खुशखबरी है, पापा की किताब को हिंदी साहित्य अकादमी से प्रकाशन की मंजूरी मिल गई है। और जानती हो, पापा की किताब में भूमिका कौन लिख रहा है? उन्होंने आगे कहा कि अकादमी के निदेशक ने ही पापा की किताब की भूमिका को लिखने का निर्णय लिया है। दरअसल वे पापा के 85 साल में लिखने के हौसले और प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए हैं। अब देखो, शायद कुछ दिनों में हम पापा के हाथों में उनकी किताब दे सकें। सच भैया, ये आपकी अथक मेहनत का परिणाम है। पापा के हाथ में उनकी किताब देखना हम सभी के लिए गौरवशाली पल होगा। कहते हुए मेरी आवाज भर्रा गई। भैया से बात करके बाहर आई तो देखा पापा सो रहे हैं। गहरी नींद में उनका चेहरा किसी मासूम बच्चे की भांति निश्चल और शांत दिखाई दे रहा था। उस पल मन में बस यही ख्याल आया कि प्रकृति बिना कारण किसी को कुछ नहीं देती। बुजुर्गियत के दौर में अपने जीवन साथी को खो देना किसी मानसिक संतरास से कम नहीं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है बुढ़ापे का जीवन अकेले जीना। कल तक पापा के जिस बेफिक्र और शौकीन नेचर से मम्मी सहित हम सभी को एक शिकायत सी रही, आज उनकी वही बेफिक्री, जिंदा दिली उनके काम आ रही थी। मम्मी की याद तो हर पल उनके मन में बसती है, पर फिर भी अपने अकेलेपन को वे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हंसते गाते आज भी जी रहे हैं। पापा का माथा सहलाते हुए मैंने मन ही मन उन्हें उनकी किताब की अग्रिम बधाई दी। कोने में रखी मम्मी की तस्वीर भी मुस्कुराती हुई, जैसे हम सभी पर अपना आशीष लुटा रही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।